जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पर कल से क्लास 10th के लिए भी मैथ और फिजिक्स स्टार्ट किया जाएगा। मैथ में पहले हम थ्योरम पढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद जो है फिजिक्स को चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके भाई बहन क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं उनको भी बताइए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण की बात कर लेते हैं। कूलॉम के नियम की सदिश निरूपण क्या है? यहाँ पर पहले कुछ कंडीशन है, इसको पहले हम लोग मान लेते हैं। माना दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश दे दिया है, वो क्या है? R21 वेक्टर, यानी कि Q1 के सापेक्ष या Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 21, तो इसका मतलब क्या है? इसके सापेक्ष, यानी 2 का 1 के सापेक्ष या 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश। इसको दो तरीका से बोला जा सकता है, 2 का 1 के सापेक्ष या 1 के सापेक्ष 2 का। इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा नीचे मिस्टेक हो गया है। ये वाला जो वेक्टर है, ये Q1 के जो स्थिति सदिश दिया गया है, Q1 का स्थिति सदिश R1 है और Q2 का जो स्थिति सदिश है ये नहीं है, ये क्या है? R2 है। इसका क्या है? R2 वेक्टर है, ठीक है। और ये Q1 के सापेक्ष Q2 का जो स्थिति सदिश दिया है वो वेक्टर R21 दिया हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये F12 का मतलब क्या हो गया? अगर F12 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको समझेंगे Q1 पर Q2 के कारण बल। Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल रहेगा, Q1 पर Q2 के कारण बल, ठीक है। Q1 पर Q2 के कारण बल या Q2 के कारण Q1 पर बल, बात सेम है। यहाँ पर F21 लिखा है तो Q2 पर Q1 के कारण बल, ये समझना पड़ेगा। नीचे मैंने साफ साफ लिखा भी है, आप इसको समझोगे। ये क्या है? मूल बिंदु है और ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये सब तो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें सुधार करने वाला ये था कि ये जो आप देख रहे हैं ये R2 वेक्टर है, ठीक है ना? R2 वेक्टर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ तक ये फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये R2 वेक्टर है, ठीक है, ये R2 वेक्टर हो गया। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए इस पर, तो ये वाला जो बल है, इधर जो वाला जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला लिखा गया। तो Q2 पर Q1 का जो डायरेक्शन है इधर होगा, यानी कि Q1 अगर Q2 पर बल लगाएगा तो Q2 किधर जाएगा? तो इधर जाने वाला। अगर Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर ध्यान में रख कर के हम लोग इस पॉइंट को समझे तो बहुत ही आसानी से इस पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये वाला जो वेक्टर है इसको तो हम लोगों ने क्या रख दिया? इसको तो हम लोगों ने रखा
ये वाला जो वेक्टर आप देख रहे हैं, ये वाला वेक्टर तो R2 वेक्टर है, इधर जो डायरेक्शन आ रहा है R21 वेक्टर है, और इधर जो जा रहा है R12 वेक्टर है। इस पर जो बल लगता है उसको हम लोग F21 कर दिए, और इस पर Q1 पर जो बल लग रहा है उसको F12 कर दिए। यहाँ तक सभी बातें समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है उस बात को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सदिश योग के नियम से, सदिश योग का नियम कहता क्या है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है और ये हेड टू टेल जुड़े हैं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो C होगा वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C होगा। अगर इसी में से हम अगर वेक्टर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये हेड टू टेल जुड़ा है तो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम लोग C बोलते हैं। तो वेक्टर C जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर। कल को अगर वेक्टर B हमको निकालना होता तो वेक्टर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर C माइनस के वेक्टर A। इस बात को समझना है, समझ गए तो आसान होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर सदिश योग से ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर हमारे पास ये इधर हमारे पास देख लीजिए, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है और ये वाला जो वेक्टर इधर है। तो यहाँ पर हेड टू टेल आ रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर तो ये हो गया। तो अगर हमको ये वाला वेक्टर निकालना है 2 वेक्टर तो इस रिजल्टेंट वेक्टर में से इसको घटाना पड़ेगा और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है R2 वेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि R21 वेक्टर निकाला जाएगा तो R2 माइनस के 1 होगा। या फिर मैंने शुरुआत में भी बताया होगा जब पोजीशन वेक्टर पढ़ाया होगा तो इसमें देखिएगा R12 कहता तो पहले 1 है तो ये हो जाएगा R1 माइनस के R2। अगर R21 है तो पहले 2 है तो हो जाएगा R2 माइनस के R1। ये वाला इस पर ध्यान देना पड़ता है, आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग R21 निकालना है तो R21 जो होगा यानी कि इसको पढ़ सकते हैं कि 1 के कारण 2 का स्थिति सदिश, 1 के कारण या 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश या 2 का स्थिति सदिश 1 के सापेक्ष, ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, पहले आ रहा है 2 तो यहाँ पे होगा 2 माइनस के 1। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से हम लोग बता देंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग का जो ये पोजीशन वेक्टर निकल गया है, अगर इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड ऐसे हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के तौर पर इसको रख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आवेश Q1, आवेश Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर बल। तो Q2 के कारण Q1 पर जो बल होगा वो क्या होगा, तो Q2 पर, यहाँ पर देखिएगा Q2 पर, तो इसको लिख देंगे F21 बोलेंगे, यानी कि 2 पर 1 के कारण बल। तो हम लोग कूलम के नियम से तो इस बात को पहले से ही भली भांति हम लोग जान गए हैं कि ये होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी F बराबर हम लोग देखे थे K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, और K के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का भी मान देखे थे, K का भी मान देखे थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो लेक्चर नंबर 6 देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं F21 यानी कि 2 पर 1 के कारण जो बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। तो हम लोग Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस था R21 वेक्टर था, तो उसको हम लोग लिखना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है R2 माइनस के 1, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इसके जगह पर इसका स्क्वायर कर देते हैं। और इसका डायरेक्शन किधर था, तो Q1 के कारण जो बल था उसका डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो उसका डायरेक्शन यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो ये इसको हम लोगों ने वेक्टर 1 2 बोला है, यानी कि अगर हम लोग 1 के कारण 2 का डायरेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और ये डायरेक्शन है 2 के कारण 1 का डायरेक्शन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब समझने वाली बात ये है कि सर ये तो हम लोग समझ गए, यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर इसका मिल गया। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि Q1 पर Q2 के कारण विद्युत बल, तब Q1 पर, तो फिर इसका जो हम लोग लिखेंगे Q1 पर, तो F12 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? F12 लिखेंगे। F12 क्या होगा, इस बात को समझते हैं। तो ये हमारे पास जो होगा, ये जो हमारे पास होगा उसको समझते हैं। ये F12 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के, तो इसमें था R21 2 वेक्टर R2 माइनस के R1, इसमें R1 माइनस के R2। इधर से इधर डायरेक्शन डिस्टेंस लिया जाए, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बात सेम होगा, केवल डायरेक्शन अलग होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट समझते हैं। ये तो दोनों हो गया, ये समीकरण 1 हमारे पास है और ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण को जोड़ा जाए तो दोनों समीकरण में पहले देख लेते हैं। ये F12 है, F21 है और ये F12 है। इधर हम लोग का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लगभग बराबर है, केवल डिफरेंस है तो इस डायरेक्शन का। इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, इसका जो डायरेक्शन 1-2 है और इसका है 2-1 है और इसका 1-2 है। इन दोनों में डायरेक्शन का केवल अंतर है। इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट ये बराबर है, तो ये तो हम मान लेते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो केवल और केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। तो हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से मैंने ही बताया था कि F21 और F12 ये डायरेक्शन अलग अलग थे। एक का डायरेक्शन जो था 1-2 था और एक का डायरेक्शन था 2-1, तो ये डायरेक्शन अलग अलग था। एक डायरेक्शन इधर था, एक डायरेक्शन, तो ये वाला 1-2 का डायरेक्शन तो इधर था, फिगर में हम लोगों ने देखा था, इसका डायरेक्शन इधर था। तो केवल और केवल अंतर किस बात का हो गया, तो डायरेक्शन का। तो दोनों समीकरण से देख रहे हैं कि F12 का डायरेक्शन F21 का जो डायरेक्शन है F12 के अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को, ये जो न्यूटन के थर्ड लॉ होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो उस नियम के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से क्या कह सकते हैं जी, कि दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिणाम में समान तथा विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। और कूलॉम का सदिश निरूपण जो होगा उसको अगर नीचे हम लोग निरूपित करें तो कूलॉम के सदिश निरूपण यहाँ पर बेहतरीन तरीका से निरूपित किया गया है। क्या है, F12 तक के Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा 1-2। यहाँ पर देख रहे हैं 1-2 है तो यहाँ पर R12, और ये कैप जो दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर के लिए देते हैं, इकाई सदिश के लिए देते हैं। और वही चीज यहाँ पर हम लोग देख ले, वह यहाँ पर क्या देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि F21 कर दे तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा F21। इस बात को समझ गए। अच्छा, इसके बाद जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, और ये टॉपिक जो है बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। तो सभी विद्यार्थी इस पर ध्यान दें और कमेंट करते रहिए आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इस बात को समझते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो कूलॉम के नियम के द्वारा हम लोग दो स्थिर बिंदु आवेश के कारण लगने वाले बल को बताते हैं। और अध्यारोपण के सिद्धांत से एक चार्ज पर, एक आवेश पर अन्य बहुत सारे आवेश, 2 या 3 से अधिक आवेश के कारण जो बल लगता है उन सभी बल का कैलकुलेशन करते हैं, परिणाम को निकालते हैं। तो सीधे सीधे मतलब है कूलॉम के नियम से 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जब अधिक होगा तो किस नियम के अनुसार, तो उसके लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी हम लोग अध्यारोपण का जो सिद्धांत है इसको देखने वाले हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है इसको समझते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं अध्यारोपण के सिद्धांत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह है 2 से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु आवेश पर परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो पहले यह स्पष्ट हो गया कि अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग
कहाँ पे करते हैं? तो दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति के कारण किसी एक आवेश बिंदु आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। कि बिल्कुल समझ में आ गया। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है? अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखें किसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से फ्रीली इस आवेश पर कार्य करने वाले बलों के सदिश योगफल यानी वेक्टर एडिशन के बराबर होता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मैथमेटिकली समझ लिया जाए। मैथमेटिकली क्या है? अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि माना कई आवेश Q1, Q2, Q3 आवेश पर बल लगते हैं तो परिणामी बल, माना कई आवेश Q1, Q2 और Q1 आवेश पर बल लगते हैं तो यहाँ पर इसके कारण देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि कई आवेश Q1, Q2 आवेश Q1 Q पर मान लेते हैं कि बल लगाते हैं तो इस पर जो बल इसके कारण भी निकालना पड़ेगा, इसके कारण भी निकालना पड़ेगा, इसके कारण भी निकालना पड़ेगा और भी Q4 Q5 हो सकता है। तो इसके कारण मान लेते हैं कि F1 है, इसके कारण F2 है तो F नेट होगा ना, तो वेक्टर एडिशन कर देंगे। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 कहाँ तक चला जाएगा? अगर N आवेश है तो N तक चला जाएगा। यानी कि हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे, सबको निकाल करके और वेक्टर के रूप में उसको ऐड कर लेंगे। F नेट को हम लोग ऐड कर लेंगे वेक्टर F1 प्लस के वेक्टर F2, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, लेकिन इसको वेक्टर एडिशन करेंगे। यदि आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए वेक्टर का भी क्लास लेकर के आने वाला हूं ताकि 11th और 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को समझते हैं। यह अध्यारोपण के सिद्धांत हम लोग समझ गए। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया गया है, इसको समझते हैं। ये प्रश्न जो है आपको बोर्ड में एक बार आया हुआ है। कह रहे कि 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश पर परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश Q को दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में रहे। हम लोग जानते हैं कि अगर दो आवेश है तो कहीं रखेंगे कि तहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर हो जाएगा तो संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीका से इसको हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, माना 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन के बीच आवेश Q को 9e से x दूरी पर यानी 9e के तरफ से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर रखने पर आवेश Q संतुलन अवस्था में होता है। तो यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर देख रहे हैं। फिगर में मैंने बताया ये वाला जो आवेश है ये 9e है और ये 4 है और इसके तरफ से जो हमने Q1 रखा है वो x डिस्टेंस पर रखा है और पूरा यहाँ से यहाँ तक ये r है तो 4 से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस के x हो जाएगा। तो अगर Q के संतुलन की अगर बात हो रही है तो 9 जो इस पर बल लगा रहा है अपने तरफ, संतुलन का मतलब हो गया कि ये 9e जो इस पर बल लगा रहा है वो अपने तरफ खींच रहा होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है और ये अपने तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, तो ये संतुलन की अवस्था में, तो इसके द्वारा लगाए गए बल और इसके द्वारा लगाए गए बल ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब तो जाकर के Q जो है संतुलन की अवस्था में रहेगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए Q के संतुलन के लिए दोनों बलों का योग जी 9e के द्वारा लगाया गया और 4e के द्वारा 0 होना चाहिए। 9e के द्वारा जो है वो F2 है और 4e के द्वारा जो लगाएगा बल F1 है। इन दोनों का जो योग है वो क्या होना चाहिए? दोनों का योग जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि सर ये जब प्लस में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस, तो F1 माइनस के F2। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? डायरेक्शन तो ये सर माइनस साइन क्या बताता है? तो माइनस तो केवल डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ले लिया जाएगा। तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड जानते हैं, तो इसका जो बल लगेगा
तो F1 जो है वो उसको हम लोग KQ1 Q2 बटा के R स्क्वायर। तो 9E के द्वारा एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है कि फिगर में थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा। फिगर में क्या चेंज करना है, फिगर में चेंज करने की ज़रूरत ये है कि हम लोग इसको जो है, ये जो F2 लिखा है इसको F1 कर देते हैं और ये F1 को F2 कर देते हैं, तब जाकर के बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अब चलिए समझ लीजिए, आप लोग ऐसा कर दीजिए, F1 को F2 और F2 को F1 कर दीजिएगा, इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो ये KQ1 Q2 बटा के R स्क्वायर, तो एक तो आवेश Q था और दूसरा आवेश 9 ही था और उसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने x लिया था, और दूसरा क्या है KQ और दूसरा आवेश 4 ही था और उसके बीच का डिस्टेंस ये था। अब ये K से K खत्म, Q से Q खत्म, E से E खत्म, तो ऊपर बच गया हमारे पास 9 बच जाएगा, x स्क्वायर बचेगा और ये 4 बच जाएगा, नीचे 1 माइनस के R स्क्वायर। इसको सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है ना एक स्टेप आपको समझना है, एक स्टेप मैंने किस तरीका से सोल्व किया। ये जो 9 था तो हम लोग क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 3 बटा के x का द होल स्क्वायर, और इधर लिख देते हैं 2 बटा के r माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये जो 4 है तो 4 को हम लोग 2 कर देते हैं और ये r माइनस एक्स का द होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही तो बच जाएगा, 3 बटा के x बच जाएगा और 2 बटा के, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर 2 और 5, तो ये हो जाएगा 5x बराबर के 3r, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3r बटा के 5 होगा। तो इसको आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने लिखा है। तो वही तो यहाँ पर आंसर आया है, यही देख पा रहे हैं हम लोग कि क्या आंसर है जी यहाँ पर कि 5x बराबर 3r, 5x बराबर क्या है, 5x बराबर 3r, तो x बराबर हो जाएगा 3/5r। तो हम लोग x का मान निकाल लें 3 बटा के 5r। अतः आवेश Q के संतुलन के लिए Q को आवेश 9e से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, 3/5r डिस्टेंस पर होना चाहिए, तब जाकर के जो Q आवेश है वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। और इसके बाद जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। और इसमें थोड़ा सा वेक्टर की भी ज़रूरत है, तो आप लोग जो फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर बनाते हैं तो फर्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाइए, सेकंड ईयर ऑटोमेटिक बेस्ट ईयर हो जाएगा। अब समझिए, अब देखिए यहाँ पर चित्र में दिए गए आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है, तो Q बटा के Q यानी कि बड़ा Q और छोटा Q का अनुपात बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक आवेश Q है, एक आवेश Q है और ये भी Q है, तो इसके बीच प्रतिकर्षण होगा, और ये माइनस Q, ये भी माइनस Q है, ये दोनों क्या है, माइनस Q है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा, अच्छा ये जो है डिस्टेंस r है और ये एक प्रकार का वर्ग है, तो ये वाला विकर्ण जो होगा इसका जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा, क्योंकि √r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर करेंगे तो √2r स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 फंस जाएगा, r बाहर निकल जाएगा, तो √2r हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना है इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल है Q बटा के R स्क्वायर, तो इसके बीच का डिस्टेंस हो गया, और इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण बल जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, Q बटा के R स्क्वायर, इसके बीच जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, Q बटा के R स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल लगेगा, ये जो है इसको अपने तरफ खींचेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों के बाद जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगा उसके लिए इधर जा रहा है ये, और ये वाला अपने तरफ खींच रहा है इधर, और ये अपने तरफ इधर, और ये बैलेंस है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का योग अगर हम लोग निकालें तो कैसे होगा, इन दोनों का परिणामी बल, तो इन दोनों का जो परिणामी बल, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो इसका परिणाम इधर होगा, और इसके कारण जो बल इधर लग रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी बात को तो समझना है।
तो इधर जो बल लग रहा है, ध्यान दीजिए, इधर जो बल लग रहा है √2F है, इधर वाला तो हम लोग को पता है, तो √2 और इधर क्या हो जाए KQQ बटा के R², और इधर जो दिया था KQQ बटा के R², तो ये R² √2 का स्क्वायर जो था, तो 2 के स्क्वायर जो √2 के स्क्वायर 2R² हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको कटा रहे हैं तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, बड़ा Q से बड़ा एगो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये √2 और इधर जो 2 बचा है इसको इधर लाते हैं √2, इधर जो Q दिख रहा है यहाँ पर एगो Q बचा है, और इधर जो एक Q बचा है उसको ला देते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात हो गया वो कितना दिख रहा है, 2√2 दिख रहा है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि बड़ा Q और छोटा Q का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, वो हमेशा जो आपको दिख रहा है वो कितना आया जी, 2√2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 2√2 दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं, ये तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आवेश का वितरण। तो हम लोग वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग आवेश को कहाँ पे वितरित कर रहे हैं, एक रेखा पर वितरित कर रहे हैं कि एक समतल पर वितरित कर रहे हैं कि ठोस के अंदर वितरित कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा, और ये बहुत आसान भी है। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे वितरण या आवेश का ऐसा वितरण जिसमें आवेश पास पास हो या नज़दीक वितरित हो, उसे आवेश का कौन सा वितरण बोलते हैं, सतत वितरण कहते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के आवेश का वितरण होता है, तो 3 प्रकार के होता है। तो कौन कौन होगा इसको समझ लेते हैं। तो आवेश का 3 प्रकार का जो वितरण है वो क्या, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, है ना, इसको हम लोग एरिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। और ये आयतन आवेश वितरण, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है उस बात को समझते हैं, इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है, पहला क्या है जी, पहला पॉइंट हम देख पा रहे हैं पहला जो पॉइंट है वो क्या है, आवेश का रेखीय वितरण। तो आवेश का जो रेखीय वितरण है वो क्या है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा इसको समझ लेते हैं। आवेश के रेखीय वितरण का डिफिनीशन क्या होगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि आवेश का वितरण एक रेखा पर हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण, यानी आवेश का जो वितरण है वो कहाँ होना चाहिए, एक रेखा के अनुदिश एक रेखा पर हो तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आसानी से समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आवेश का रैखिक घनत्व। तो रैखिक घनत्व क्या हो रहा है, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा होती है उसे रैखिक घनत्व कहते हैं, और इसे लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, लेमडा। ये क्या है, लेमडा है। जिस तरीका से बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट समझने वाली बात यही है कि रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है आवेश बटा के लंबाई, क्योंकि हम लोग लंबाई के अनुदिश देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आवेश बटा के लंबाई, यानी कि लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू बटा के एल हो जाएगा। तो इसका एसआई मात्रा कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। तो इसका जो बीमा होगा तो क्यू का हो जाएगा एटी और एल हो जाएगा, तो एटीएल माइनस के 1 हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर होगा। तो आवेश के रेखीय घनत्व का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पृष्ठीय घनत्व में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आगे समझते हैं। तो ये जो हमारे पास एक लाइन है, इस पर आवेश का वितरण हम देख पा रहे हैं कि अगर ये लाइन है तो इस पर आवेश का वितरण ऐसे कर देते हैं, और ये वृत्तीय है तो इस पर क्या हो जाएगा, इस तरीका से वितरित होगा। तो इस पर आवेश का वितरण आप लोग ऐसे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी का समझते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के पदों में कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीका से निकलेगा। तो मान लेते हैं कि ये पूरा एक लाइन है, और इस लाइन पर जो आवेश है कुछ है, और इस छोटे से चार्ज के कारण इस पर आवेश, इस बिंदु पर ये जो डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर एक बिंदु है उस पर बल निकाल लेते हैं। तो छोटे से बिंदु आवेश के कारण जो बल लग रहा है, छोटा बल डीएफ लग रहा है, यहाँ पर डीएफ हमने लिखा है।
अब समझिएगा, तो पूरे आवेश के कारण कितना होगा, तो हम लोग के Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आवेश है उसको हम लोगों ने क्या बोला है, Q0 बोला है। ये क्या है, यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, Q0 है। इस बिंदु पर आवेश जो है Q0 है, तो Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इस पूरे आवेश को निकालना है। तो छोटे ये 1 यूनिट के लिए लेमडा है और इसका डिस्टेंस हम लोगों ने क्या लिया, L, तो पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो इस पर बल लगेगा Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लेमडा DL R, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी वेक्टर के अनुदिश होगा। ये जो आप देख रहे हैं वेक्टर, इस वेक्टर के अनुदिश होगा, तो ये आर कैप लगाएगा। तो आर कैप केवल और केवल क्या बताता है, तो डायरेक्शन बताता है। किसको बताता है, तो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश वितरण या इसी को सतही आवेश वितरण के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को पहले समझ लेते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण या सतही आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण एक समान क्षेत्रफलों में हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक एक क्षेत्रफल, एक यूनिट के क्षेत्रफल में जो हमारे पास आवेश का वितरण होगा, आवेश का जो मात्रा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व के नाम से इसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। ऐसे जो लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलेंगे भैया, सिग्मा बोलेंगे। ऐसे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। और ये छोटा सिग्मा है, और इस तरीका से जो लिखा रहता है उसको हम लोग बड़ा सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है समेशन एडिशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसी का, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटा के क्षेत्रफल होता है। तो आवेश का तो कूलम हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखोगे। तो इसका सही मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बीमा हो जाएगा आवेश का तो AT, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर जो है ना, कूलम प्रति मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं पढ़ लेंगे, इसको सी को कूलम पढ़ते हैं और इसको प्रति मीटर स्क्वायर। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो ATL, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ATL के पावर -2 हो जाएगा, या इसको सीधा करके ऐसे लिख दिएगा AL स्क्वायर, A के पावर -2, या A/1 इसको पढ़ सकते A/1 L/-2 T/1। इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका बीमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका SI मात्रक कई बार पूछा है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है आपको बताना है। उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में कूलम का नियम, इसको समझना है कि ये क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पृष्ठ है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये पृष्ठ था, यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ था, ये चौकोर पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर आवेश का वितरण सिग्मा है, और ये क्या है, बेलनाकार है, गोलीय है। इस पर क्या है, इस पर भी आवेश का वितरण होगा। तो पृष्ठ पर आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर अगर Q0 पर यहाँ पर चार्ज निकालेंगे तो कितना होगा, तो संपूर्ण चार्ज निकालने के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा F Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर सिग्मा DS, क्योंकि DS माने एरिया सरफेस, तो ये DS और R वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखने की ज़रूरत है, और ये बहुत आसान है इसको याद रखना पहले वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, यदि आवेश का वितरण एक समान आयतन में हो तो इसे आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा आयतन आवेश वितरण। तो ये घनत्व जो लिखा गया है इसको आप कर लीजिएगा वितरण, तो आयतन आवेश वितरण। और दूसरा पॉइंट जो समझना है ये क्या है, आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर वितरण कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो घनत्व लिखा है इस घनत्व के जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, वितरण, और ये जो है घनत्व रहेगा। ठीक है,
ठीक है। तो ये हम लोग आयतन घनत्व की अगर बात कर लें, आयतन आवेश घनत्व, तो ये क्या होगा, तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो द्वारा, इस तरीका से बना है, इसको रो द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर आवेश बटा के आयतन, ये क्या हो जाएगा, आवेश बटा के आयतन हो जाएगा। मात्रक समझते हैं, मात्रक क्या है, तो मात्रक देख लेते हैं। तो ऊपर आवेश है, नीचे आयतन है, तो आवेश का हो जाएगा कूलम और नीचे आयतन है तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, कूलम प्रति मीटर क्यूब बीमा हो जाएगा, तो बीमा आवेश का हो जाएगा 8 या मीटर का L के पावर -3, तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या AL -3 और T के T लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिगर देखा, ये बेलन है, बेलन कर रहे हैं, गोला है, और गोले में क्या है, हम लोगों ने आवेश को भर दिया है, और ये क्या है, घन है, इसके अंदर आवेश रखा है। तो इस तरह के आवेश वितरण को हम लोग आयतन आवेश वितरण के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो समझते हैं इसको समझ लीजिए। ये एक दो बार प्रश्न आया हुआ है, ये क्या है, स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखना है। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, या इसी को हम लोग स्थिर वैद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया, इसका डिफिनीशन देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन है। स्थिर वैद्युत परीक्षण है ना, परीक्षण क्या होता है, स्थिर वैद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया जिसमें किसी आंतरिक आवेश क्षेत्र को बाहरी आवेश क्षेत्र से बचाया जाता है। आंतरिक आवेश क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को क्या कहता है, बाहरी क्षेत्र के प्रभाव से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण के नाम से जानते हैं, उसे स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। और इसे फैराडे पिजड़ा के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फैराडे पिजड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस प्रक्रिया में फैराडे पिजड़ा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के क्रियान्वित होने से रोकता है, यानी कि उस पर कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र कार्य न करे, उससे रोकता है कौन, फैराडे पिजड़ा। फैराडे पिजड़ा जो है बाहरी बल के क्रियान्वित बाहरी बल को कार्य करने से रोकता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र में कांस्टेंट पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी आंतरिक विद्युत क्षेत्र है वो जितना पहले था शुरुआत में उतना रहे, बाहर का कोई विद्युत क्षेत्र आकर के उसको प्रभावित करके आंतरिक विद्युत क्षेत्र के जो मान है उसके कम बेस न करे, वो हमेशा फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, उसको बचाने का काम करता है फैराडे पिजड़ा या स्थिर वैद्युत परीक्षण। अब समझिएगा इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग जो है, इस प्रक्रिया का उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। जो विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, जो विद्युत सामग्री बनाई जाती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। धातु के ट्यूब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। धातु के जो ट्यूब बनते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और दूसरों तक भी इस चैनल के बारे में बताइए। ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विरामावस्था में द्रव्यमान शून्य हो, यानी कि विराम की अवस्था में द्रव्यमान शून्य हो तथा अनावेशित हो, तो ऐसे कण का नाम है फोटोन। तो फोटोन का जो मास होता है वो 0 होता है, चार्ज जो होता है वो 0 होता है, लेकिन एनर्जी जो होता है हीट एनर्जी होता है। तो प्रकाश की किरणों में से निकलने वाले जो कण होते हैं, यानी कि कणिका जो होती है, उसी को फोटोन कहा जाता है। तो फोटोन का स्थिर द्रव्यमान जो होता है वो 0 होता है, चार्ज नहीं होता है, लेकिन एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है फ्रैंकलिन होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होगा वो फ्रैंकलिन होता है, और एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलम होता है, -9 कूलम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। इन दोनों को कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए ताकि मेरे को पता चले कि आप अंत तक वीडियो को देखे हैं, इसलिए इन दोनों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। खास करके ये एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, तो जरूर 96,500 कूलम लिखिए और नाइस लिखिए ताकि मेरे को प्रेरणा मिले और मैं आगे इसी तरीका का वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा इसका
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।